Dear friend, I am Ravi Kumar, Faculty of English from अभिनव क्लासेस महाराजगंज। मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो सेशन होगा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है मेरे बच्चों। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम को लेकर आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे सवाल यह पूछते हैं कि सर जी, हम पोएम को पढ़ते हैं लेकिन पोएम को पढ़ने के बाद वो पोएम हमारे दिमाग में नहीं रहता। हम वर्ड मीनिंग उसका याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन जो वर्ड मीनिंग है वह वर्ड मीनिंग हमारे दिमाग में नहीं रहता। तो आज इसी पर हम लोग बारी बारी से काम करेंगे मेरे बच्चों। आज हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी पोएम को यदि हमें पढ़ना है तो हम कैसे उस पोएम पर हम अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो आज का जो सेशन होगा, इस सेशन में आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कोई भी पोएम हो, उस पोएम पर यदि आप अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर यदि हम ध्यान दे दें तो हमारी जो पोएम है उस पोएम पर हम पूरी तरीके से हम अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैंने लिखा नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। कोई भी पोएम है, यदि उस पोएम पर यदि आप अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। उस महत्वपूर्ण बिंदु को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो फिर आप हमसे कहिएगा कि वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप जुड़े रहिए और देखिए कि कितना मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला जो पॉइंट है मेरे बच्चों, सबसे पहले अबाउट द पोएट। अबाउट द पोएट का क्या मतलब है मेरे बच्चों कि जो पोएट है, जो कविता लिखा हुआ है, उसके बारे में सबसे पहले हमें अच्छी तरीके से जानकारी करना जरूरी होता है। क्या हम उस पोएट के बारे में हम जानते हैं या उस पोएट के बारे में हम नहीं जानते हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया रहता है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस हिस्से से आपका उठाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी यह होता है कि आप कोई भी पोएम पढ़ें, उस पोएम का जो पोएट हैं उस पोएट के बारे में आप अच्छी तरीके से उसके बारे में जानकारी रखें। आपकी जो सेकंड पॉइंट है मेरे बच्चों, वह है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मेरे बच्चों, इसको समझिए। किसी बच्चे ने कहा कि सर ये जो लाइन लिखे हुए हैं, इस लाइन का क्या मतलब। मेरे प्यारे बच्चों, हर पोएम में लाइन दी गई रहती है, हर पोएम में पंक्ति दी गई रहती है। तो उसकी जो पंक्ति होती है उसी को हम लोग लाइन कहते हैं। तो फिर किसी बच्चे ने बोला कि ये एक्सप्लेनेशन क्या चीज़ होता है। तो मेरे बच्चों, एक्सप्लेनेशन की जहाँ तक हम बात करते हैं, उसका जो हिंदी होता है उसको हिंदी में हम कहते हैं व्याख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशंस का मतलब हुआ कि हम एक एक पंक्ति को अच्छी तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे बच्चों, वह है आपका समरी। ठीक है मेरे बच्चों, समरी का मतलब होता है सारांश। किसी ने यदि पूछा कि समरी क्या है, तो मान के चलिए कि आपकी जो कविता दी गई है मेरे बच्चों, वो 10 से 15 लाइन में दी गई। कुछ कविता आपकी 20 लाइन्स में भी दिए गए, मतलब 20 लाइन में भी दिए गए हैं। तो 20 लाइन की जो कविता आपकी दी गई है, उस कविता को जब हम 4 या 5 या 7 लाइन में जब उसको लिखते हैं, माने समराइज करते हैं, संक्षिप्त में करते हैं, मुख्य बातों को लिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समरी कहते हैं। दैट इज नॉन एज समरी। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं मेन थीम ऑफ पोएम। मेन थीम ऑफ पोएम। मेरे प्यारे बच्चों, मेन का मतलब क्या होता है, मुख्य, थीम का मतलब बातें, ऑफ का मतलब का, और पोएम का मतलब तो आप जानते हैं कविता। ठीक है मेरे बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी कविता दी गई है, उस कविता की जो मुख्य बातें होती हैं, तो जब हम उसके मुख्य बातों को कैसे जानेंगे, जब उस कविता पर
हमारी अच्छी तरीके से पकड़ होगी तो हम उस कविता की जो मुख्य बातें हैं उस मुख्य बातों को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यदि उस कविता को हम अच्छी तरीके से नहीं समझे रहेंगे तो इस बात को आप मान लीजिए कि वो जो कविता है उसकी जो मेन थीम होनी चाहिए उस मेन थीम को आप अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे बच्चों वह क्या है, आपकी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है ना, इसको देखना है। जैसे आपने ये 4 काम कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपके आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। आपके जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में हर एक पोएम से आपके जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यदि आप जवाब देना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी यह होता है कि आपकी जो पोएम है उस पोएम पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। यदि उस पोएम पर आपकी पकड़ नहीं है तो समझिए कि उससे जो संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका जवाब आप नहीं दे सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों उसको हम कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसका क्या मतलब हुआ? लॉन्ग का मतलब दीर्घोत्तरीय और टाइप क्वेश्चंस का मतलब जब किसी क्वेश्चंस को हम लंबा करके लिखते हैं, दीर्घोत्तरीय रूप में लिखते हैं, बड़े रूप में जब लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं दैट इज नॉन एज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप संक्षिप्त प्रश्नों का उत्तर देना चाहें, चाहे आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करना चाहें, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है उस पोएम पर आपकी पकड़ होती है। यदि उस पोएम पर आपकी पकड़ है तो चाहे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसका जवाब काफ़ी अच्छी तरीके से दे देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक और पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स का मतलब क्या होता है बाबू? इसका हिंदी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं शब्दार्थ। इसे हम लोग बैकबोन भी कहते हैं, बैकबोन। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी कविता के लिए उसका जो वर्ड मीनिंग्स होता है वह उसका बैकबोन होता है। अगर वर्ड मीनिंग पर अच्छी तरीके से हमारी पकड़ नहीं है तो उस कविता के जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो हमने लिखा इसको समझने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं उस वर्ड मीनिंग्स को हमें समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ टेक ए रिव्यू। आइए मेरे बच्चों, सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं अबाउट द पोएट। अबाउट द पोएट का मतलब क्या? कवि के बारे में जाने। सबसे पहले उसकी जो पीरियड है ना उस पीरियड को हम जानते हैं। जैसे अभी हम W.H. ऑडेन के पीरियड के बारे में जानेंगे क्योंकि इन्होंने ही नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट आपकी जो पोएम है उस पोएम को इन्होंने लिखा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी यह होता है कि उनका जो पीरियड है उस पीरियड को आप जानें। किसी ने आपसे पूछ लिया कि W.H. ऑडेन का पीरियड क्या रहा है तो आप उसे बताइए 907 से लेकर 973 है, ठीक है। इस 907 का मतलब क्या है मेरे बच्चों? इसका मतलब है कि उनका जन्म हुआ था। और इसका क्या मतलब है मेरे बच्चों? इसका मतलब ये है कि W.H. ऑडेन की मृत्यु हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लिखते हैं as I know that, as I know that
W.H. Auden was born in 907 and he was died in 1973. ठीक है. He got Pulitzer Prize in 1948 for The Age of Anxiety. The Age of Anxiety. In spite of all this, he wrote many poems. Like The Orator, The Dance of Death, and Now the Leaves Are Falling Fast. Falling fast. This poem enacts the frustrations inherent in human life. इसको हम लोग बारी बारी से बच्चों समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मैंने यहाँ लिखा एज आई नो का मतलब होता है जैसा कि मैं जानता हूँ, और डैट की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं इसका मतलब होता है कि W.H. Auden was born in 907. इसका मतलब हुआ कि W.H. Auden का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 907 का मतलब 1907 में. एंड ही वॉज डाई इन 1973. इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो मृत्यु हुई थी बच्चों 1973 में हुई थी. फिर हमने लिखा ही गॉट पुलिट्जर प्राइज. आप यहाँ देख रहे हैं कि ही का जो प्रयोग किया गया है, इस ही का प्रयोग इसमें जो W.H. Auden है उस W.H. Auden के लिए किया गया है. तो उन्होंने लिखा क्या? ही गॉट पुलिट्जर प्राइज. उन्होंने पाया क्या? पुलिट्जर प्राइज कब? इन 1948 में. किसके लिए? फॉर द एज ऑफ एंजाइटी. एक पोएम है. जब उन्होंने द एज ऑफ एंजाइटी लिखा, उस एज ऑफ एंजाइटी को लिखने के संदर्भ में उन्हें पुलिट्जर प्राइज दिया गया. फिर है इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस. इन सब के बदौलत क्या किया उन्होंने? ही रोट मेनी पोएम्स. उन्होंने बहुत सारे पोएम्स को लिखा, उन्होंने बहुत सारी कविताओं को लिखा. जैसे लाइक का मतलब जैसे, यहाँ दिया है मेरे बच्चों ओरेटर. द डांस ऑफ डेथ ये कविता का नाम है. एंड नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ये सारे कविता का नाम है. मेरे प्यारे बच्चों W.H. Auden ने ये सारी कविताएं लिखी. क्या क्या लिखे? द डांस ऑफ डेथ ये कविता है, इसको उन्होंने लिखा. नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट यह भी एक कविता है, और इस कविता को भी उन्होंने लिखा. फिर कह रहा कि दिस पोएम इनैक्ट्स का मतलब होता है मेरे बच्चों, यह बताता है द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ. यहाँ देखिए मेरे बच्चों, ये रहा आपका ह्यूमन लाइफ. फ्रस्ट्रेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि हताशा होता है. कभी कभी आदमी परिस्थितियों को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पूरी तरीके से बिखर जाता है. तो उन्होंने इस कविता को लिखा, और इस कविता के माध्यम से उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि दिस पोएम इनैक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ. कि यह जो कविता है यह हमें फ्रस्ट्रेशंस के बारे में हमें बताता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है, हर इंसान की ज़िंदगी में
फ्रस्ट्रेशंस होता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिस इंसान की ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशंस ना हो। तो इस कविता को लिखने का उनका मकसद ये है कि फ्रस्ट्रेशंस के बारे में बताना। जिन्होंने लिखा इनेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशंस इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। यह कविता मनुष्य की जो जीवन है और उस मनुष्य की जीवन की जो फ्रस्ट्रेशंस हैं उस फ्रस्ट्रेशंस के बारे में यह बताती है। मुझे आशा है कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप सभी को समझ में आ गया है तो प्लीज टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। आइए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसकी जो वर्ड मीनिंग है उस वर्ड मीनिंग पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि वर्ड मीनिंग को हमने आपकी एक कहानी के माध्यम से सजाने का काम किया है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि जो वर्ड मीनिंग है उसको यदि कहानी के माध्यम से यदि उसे समझा जाए तो वह वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठा रहता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ड मीनिंग को जो कि आपकी पोएम के हैं इसी एक कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ, ऋषि कपूर का जीवन नर्सिस फ्लावर था। नर्सिस फ्लावर था, ठीक है। बचपन में वे प्रेम गाड़ी चलाया करती थे। वे बड़े हो गए। मौत के बाद विस्परिंग नेवर आए। वे उन्हें वास्तविक खुशियों प्लग से दूर कर दिए। मौत के बाद उनकी पत्नी नीतू सिंह उनका हाथ फ्रीज पाया। फ्रीज का मतलब हुआ ठंडा पाया। फिर उनके मृत शरीर को वुडन में मतलब लकड़ी के बक्से में रखा गया। मौत का मार्ग कठिन था। मौत का मार्ग स्टेफली था। स्टेफली का मतलब कठिन था। मौत के समय दूतों ने गालियां दी, जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चों रिप्रूफ किया। उसके बाद उनके एटीट्यूड्स का अंत हुआ।
एटीट्यूड्स मतलब सोचने का तरीका। अंत हो गया। उनके परिवार के लोग रो रहे थे क्योंकि उनकी हालत एक ट्रॉल्स की जैसी हो गई थी, एक ट्रॉल्स की जैसी हो गई थी। ठीक, इसको आप समझने की कोशिश करें। यहाँ मैंने जितने भी ये वर्ड लिखा, ये सब इसी पोएम के वर्ड हैं, और इस पोएम को हमने एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। आज से 2-3 दिन पहले ऋषि कपूर साहब का निधन हो गया। उसी के आधार पर हमने इस वर्ड को एक कहानी के रूप में आपके सामने हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी को पढ़ते जाएंगे और एक एक जो वर्ड हैं, एक एक वर्ड का मतलब भी हम काफ़ी आसानी तरीके से समझते जाएंगे। जैसे मैंने लिखा, ऋषि कपूर का जीवन नर्सिस फ्लावर था। नर्सिस फ्लावर का मतलब होता है छोटे छोटे पौधे के जैसे। जिस तरीके से छोटा छोटा जो पौधा है वह पहले छोटा रूप में पाया जाता है, फिर धीरे धीरे वह बड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से इंसान का भी जो जीवन है वह नर्सिस फ्लावर का जैसा होता है। जैसे ऋषि कपूर का जीवन नर्सिस फ्लावर था। बचपन में वे प्रेम से चलाया करते थे। प्रेम का मतलब होता है मेरे बच्चों, जो बच्चे के पास गाड़ियाँ होती है, 4 चक्के वाली जो गाड़ियाँ होती है, जो कि बच्चे उस गाड़ियों को चलाया करते हैं, उसको हम लोग प्रेम कहते थे। तो जब ऋषि कुमार साहब, जब वो बचपन की अवस्था थी, उस बचपन की अवस्था में वे प्रेम चलाया करते थे। प्रेम का मतलब जो छोटी जो गाड़ी है, उस गाड़ी को वे चलाया करते थे। ठीक है, वे बड़े हो गए। मौत के बाद विस्परिंग नेवर आए। विस्परिंग नेवर का मतलब होता है मेरे बच्चों दूतों। जब उनकी मौत हो गई तो उनकी मौत के बाद विस्परिंग नेवर आए। विस्परिंग नेवर का मतलब क्या, जो दूत होता है। हर इंसान के मौत के समय में दूत आते हैं। उसी दूत को हम लोग विस्परिंग नेवर्स कहते हैं। जब उनकी मौत हो गई तो उनके मौत के बाद उनके चारों तरफ विस्परिंग जो नेवर हैं, वे विस्परिंग नेवर वहाँ आ गए थे। वे उन्हें वास्तविक खुशियों से दूर कर दिए। प्लग का मतलब होता है किसी को किसी से दूर कर देना। लेकिन जो विस्परिंग नेवर हैं, उस विस्परिंग नेवर ने ऋषि कुमार साहब को उनकी जो वास्तविक खुशियाँ थी, उस वास्तविक खुशियाँ से उन्हें प्लग कर दिया। प्लग का मतलब उन्हें हमेशा के लिए दूर कर दिया। मौत के बाद उनकी पत्नी नीतू सिंह उनका हाथ फ्रीज ठंडा पाई। इस फ्रीज का मतलब होता है मेरे बच्चों ठंडा। जब इंसान की मौत हो जाती है तो उस इंसान की मौत के तत्पश्चात उसका जो हाथ होता है वह पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। फ्रीज का मतलब पूरी तरीके से वह ठंडा हो जाता है। तो जैसे ही उनकी मौत हो गई, उनके मौत के तत्पश्चात नीतू सिंह ने पाया उनका हाथ पूरी तरीके से ठंडा हो गया था। फिर उनके मृत शरीर को उडेन में रखा गया। आप हमसे पूछेंगे कि इस उडेन का क्या मतलब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इंसान की मौत होती है तो उसको लकड़ी का जो बक्सा होता है, उस लकड़ी के बक्से में रखा गया। हर इंसान की मौत होने के बाद उसे लकड़ी के बक्से में नहीं रखा जाता। लेकिन ऋषि कुमार साहब की जब मौत हुई थी तो उनको जो है लकड़ी का जो बक्सा था, उस लकड़ी के बक्से में रखा गया, जिसे हम लोग ओडेन कहते हैं। फिर आगे हमने लिखा, मौत का मार्ग स्टिफली था, कठिन था। उनके मौत का मार्ग काफ़ी कठिन इसलिए था क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित थे।
और जिस व्यक्ति की मृत्यु कैंसर से होती है उसकी मौत आसान नहीं होती है। इसलिए हमने लिखा मौत का मार्ग स्टिफली था। स्टिफली का मतलब कठिन मार्ग था। मौत के समय दूतों ने गालियां दी। गालियां को अंग्रेजी में हम कहते हैं रिप्रूफ। रिप्रूफ का मतलब होता है जब हम एक दूसरे को गाली देते हैं उसको हम लोग रिप्रूफ कहते हैं। तो मौत के समय दूतों ने ऋषि कुमार साहब को रिप्रूफ किया। रिप्रूफ का मतलब गाली दिया। उसके बाद उनकी एटीट्यूड्स मतलब सोचने का तरीका का अंत हो गया। जब इंसान इस दुनिया में न रह पाए तो उसके जो सोचने का जो तरीका है, उसकी जो एटीट्यूड्स है, वह एटीट्यूड्स भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ऋषि कुमार साहब का भी जो एटीट्यूड्स था, एटीट्यूड्स का मतलब नज़रिया था, वह पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। उनके परिवार के लोग रो रहे थे। ऋषि कुमार साहब के जो परिवार के लोग थे वे रो रहे थे क्योंकि उनकी हालात एक ट्रॉल्स की तरह हो गई थी, एक वैसे जीव की तरह हो गई थी जो कि देखने में पूरी तरीके से बदसूरत है। जब एक इंसान की जो मौत होती है तो उसके जो चेहरा है वह पूरी तरीके से एक ट्रॉल्स के जैसा हो जाता है। तो यदि किसी ने आपसे पूछ लिया है कि ये जो ट्रॉल्स आप लिखे हुए हैं इस ट्रॉल्स का क्या मतलब है, तो आप उसे बताइएगा कि ट्रॉल्स का मतलब है एक मतलब काफ़ी एक वैसा जीव जो कि देखने में पूरी तरीके से बदसूरत हो। तो जब इंसान की मौत होती है तो उस मौत के बाद उसकी जो हालात होती है वह भी एक ट्रॉल्स के जैसा हो जाता है। ट्रॉल्स का मतलब हुआ कि उसकी जो हालात हैं एक वैसे जीव की तरह हो जाती है जो कि देखने में पूरी तरीके से अगली हो। अगली का क्या मतलब है, तो अगली का मतलब पूरी तरीके से वह देखने में बदसूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये तमाम जितने भी वर्ड मीनिंग हमने यहाँ पर लिखा, इन सारे वर्ड मीनिंग को आपको याद करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और मैं आशा के साथ कह सकता हूँ कि इसे 1 से 2 बार जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये तमाम जितने भी वर्ड मीनिंग हैं ये तमाम वर्ड मीनिंग आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये तमाम जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं, क्योंकि आप जो हैं मेरे चैनल को जो है लाइक आप करते रहें, सब्सक्राइब आप करते रहें मेरे बच्चों, और बेल आइकन की जो घंटी है उसको बजाते रहें। और मैं बार बार कहता हूँ कि इस वीडियो को आपके जो सहपाठी हैं उसको भी आप शेयर करते रहें ताकि आपके साथ साथ आपके जो सहपाठी हैं वो अभी कुछ सीख सकें। तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।